नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों के नतीजे आए हैं। मौका है इसी पर चर्चा करने का। और उधर स्टालिन का कल जन्मदिन था, वहाँ पर विपक्ष का एक यूनिटी केक भी काटा गया, आप सबने देखा होगा। उसके अगले ही दिन यानी आज 2 मार्च 2023 को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, यानी केक काटने के बाद। अब क्या कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा। इन नतीजों से पता चलता है कि भाजपा नीचे तो गई है, लेकिन होली से पहले दिवाली अगर किसी को मनाने का हक है तो वो भाजपा को है। त्रिपुरा में तिपरा मोथा के नेता और राजा प्रद्योत देव वर्मा किंग मेकर नहीं बन पाए। बीजेपी के मानिक साहा फिर सीएम बनने को तैयार हैं। बहुत सीधे साधे नेता हैं, सर्जन हैं और एक साधारण जिंदगी जीते हैं। नागालैंड में बीजेपी ने ज़बरदस्त वापसी की है। हाँ, मेघालय में 2 सीटों का फायदा होने के बावजूद सत्ता से शायद हो सकता है दूर रहें, क्योंकि एनपीपी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, कॉनरेड संगमा। तो इस साल 9 राज्यों में 3 तो निपट गए। अब बारी है कर्नाटक की, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और तेलंगाना। केक कितना पचा होगा स्टालिन की पार्टी में विपक्षी नेताओं को, ये तो नहीं पता। क्या पचाने के लिए कुछ और कोशिशें होंगी, इसका भी नहीं पता। लेकिन ये प्रयास आज से नहीं बल्कि 5 साल से जारी है। हम शुरुआत करेंगे पहले प्रयास की, जब पहली बार यूनिटी केक तो नहीं कटा था। हाँ, एक बहुत बड़ा जलसा जरूर हुआ था। वो तारीख थी 23 मई 2018 की, आपको याद होगा। बेंगलुरु का वो मैदान और एचडी कुमारस्वामी की ताजपोशी, मायावती को सहारा देती सोनिया गांधी की वो तस्वीर। मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे वो सहारा दे रही हैं मायावती को। फिर मायावती अखिलेश यादव की जुगलबंदी, दोनों बहुत खुलकर बात करते हैं, उसकी तस्वीर आती है। उधर ममता बनर्जी के साथ कम्युनिस्ट दुश्मन सीताराम येचुरी और डी राजा की मौजूदगी, मतलब गजब का कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन एकता दिखाई गई। इस तस्वीर के साथ कई तरह के कैप्शन चले। कहा गया कि भारत की राजनीति का टेक्टोनिक प्लेट खिसक गया है। इस एकजुटता के आगे नरेंद्र मोदी की पार्टी का कमल मुरझाने के कयास लगने लगे। 2018 में ही, उसी साल जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता बीजेपी से छिन गई, तो ऐसा वाकई लगा कि 2019 में मोदी के पराभव की गाथा लिख दी गई है। लेकिन उसी कर्नाटक की 28 में 26 लोकसभा सीटें भाजपा जीतती है। लोकसभा में प्रचंड जीत के लगभग 1 साल बाद ऑपरेशन लोटस कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की वापसी करा देता है। खैर, ये जो वापसी होती है वो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए मोदी के फेवर में, उससे उपजा हुआ जो एक आत्मविश्वास था, उसके कारण। तो कुमारस्वामी के मंच से पांव उतरते ही कदम लड़खड़ाते चले गए सभी के। यूपी के लड़के जुदा हो गए। कौन थे लड़के आपको पता है। बुआ बबुआ की जोड़ी दूर हो गई। पश्चिम बंगाल में येचुरी बनाम बनर्जी बनाम कांग्रेस शुरू हो गया। मंचासीन नेता साथ रहते भी तो क्या होता। भाजपा अपने तीनों मुख्य चुनावी वादों को उस समय पूरा कर चुकी थी। धारा 370 खत्म हो गया था। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ था। रही बात समान नागरिक संहिता की, तो 3 तलाक प्रतिबंध कानून के साथ बीजेपी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हालांकि वो अभी हुआ नहीं है। ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसा लगा जैसे विपक्षी पार्टियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। फिर ऐसा नहीं है कि उसके बाद विपक्ष को महागठबंधन बनाने का मौका नहीं मिला। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बेमेल सरकार बनी, वहाँ भी मंच सजा। और क्या हुआ, शिवसेना आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे सरकार चला रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। कई बार मंच सजता है और मंच से उतरते ही कैसे विपक्षी नेताओं के पांव अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, उसकी एक वानगी भी दिखाई देती है। अब फिर लौटते हैं चेन्नई की एकजुटता पर। यहाँ लेकिन मंच पर भी आधी अधूरी एकजुटता दिखी। कई बार तो लगता ही नहीं है खैर कि तमिलनाडु की राजनीति के भीष्म पितामह करुणानिधि हमारे बीच नहीं है। और इसलिए जब मैंने इस पर गौर किया कि स्टालिन का 70वां जन्मदिन है, तो सहसा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जन्म से होश लेने से अब तक
करुणानिधि ही दिखते आए हैं, तो उनके बेटे की उम्र 70 हो जाएगी। आज लगा कि अच्छा हाँ, वो भी राजनीति के बूढ़े खिलाड़ी हो गए हैं। खैर, फिलहाल तो मोदी को हराना उनके एजेंडे में भी है, जो उनसे मात्र 2 साल बड़े हैं। उनके हैप्पी बर्थडे पर बिहार से तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। जब वो कुमार स्वामी वाले मंच पर गए थे 2018 में, तब नीतीश कुमार लालू का दामन उन्होंने छोड़ा था, और नीतीश कुमार ने, यानी तेजस्वी के पिताजी का। इस बार जब स्टालिन के केक काटने पहुंचे तो नीतीश उधर भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। मतलब नीतीश की क्रेडिबिलिटी अपने आप में क्या है वो देख रहे हैं। वही नीतीश जो 2014 में मोदी विरोध के पोस्टर बॉय थे, अब चमक फीकी पड़ गई है। तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को जल्दी भाजपा विरोधी मंच सजाने के लिए सचेत कर चुके हैं नीतीश कुमार। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कर दी है। फिर इसके बाद होता यह है कि रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस भी इस बात को मानती है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बार स्टालिन की पार्टी में मौजूद रहे। स्टालिन ने साफ किया कि कांग्रेस को अलग करके कोई थर्ड फ्रंट सफल नहीं हो सकता, ये हमने पहले भी देखा है। खड़गे ने पीएम कैंडिडेट को गैर ज़रूरी बताया, बोला कि पहले चुनाव से पीएम का कैंडिडेट हो ये ज़रूरी नहीं है, हमको फोकस करना चाहिए पहले चुनाव लड़ने पर और भाजपा को हराने पर। लेकिन अब देखिए, हैप्पी बर्थडे बोलने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी या तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचते हैं। ममता की टीएमसी लोकसभा में 23 सांसदों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, और वो ममता बनर्जी स्टालिन के बर्थडे पर नहीं पहुंचती हैं। अब इसको कनेक्ट कीजिए, आज जो चुनाव के नतीजे आए उसमें जरा मेघालय का हाल देखिए। यहाँ टीएमसी ने कांग्रेस को 6 सीटों पर समेट दिया। ममता बनर्जी की पार्टी 5 सीटों पर जीत रही है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वहाँ पहुँच चुके होंगे, खबरों में था कि पहुँचने वाले हैं। 3 राज्यों में यह इकलौता प्रदेश है जहाँ खड़गे के नेता राहुल गांधी प्रचार करने गए थे 22 या 23 फरवरी को, और जब वो गए तो ममता बनर्जी पर न जाने क्या क्या कहा, बहुत बरस पड़े थे उस पर। टीएमसी को भ्रष्टाचारी, उन्मादी, भाजपा की बी टीम। अब रिजल्ट के दिन कांग्रेस जो है वो टॉर्च लेकर खोजने पर भी पूर्वोत्तर में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसी कांग्रेस ने टेंशन दिया है दीदी को। कांग्रेस ने सागर दीघी सीट टीएमसी से छीन ली है, वो भी 22,000 वोटों के अंतर से। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टीएमसी और कांग्रेस किस मुंह से दिल्ली में एक सुर में गाना गाएंगे, जब दोनों में इस तरह की अदावत है। टीएमसी के लिए तो वजूद का सवाल है, क्या है वो कांग्रेस से लड़ना। बंगाल से उधर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की 25 में 18 लोकसभा सीटें भाजपा के पास है अभी 2019 के इलेक्शन में, और बाकी 18 तो उसने बंगाल में घुसकर ममता के घर में जीत ली थी। तो क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का मेल कभी हो सकता है? जवाब अगर उनके घर में ढूंढें तो ना है। अलग अलग ताल ठोककर दिल्ली में एकजुट हो जाएं तो बात जुदा है, बात अलग है। ऐसा संभव हो सकता है। पूर्वोत्तर की जीत भाजपा के अखिल भारतीय प्रसार का एक अहम हिस्सा है। इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर दिल्ली के कितने करीब आया है। जितने भी क्षेत्रीय दल पूर्वोत्तर में हैं शायद उतने कहीं नहीं हैं। वहाँ के लोगों के दिलों में भाजपा ने जिस तरह जगह बनाई है वो लेफ्ट या टीएमसी की हिंसक राजनीति से अलग है। एक दौर था जब पीए संगमा, प्रियरंजन दास मुंशी जैसे नेता पूर्वोत्तर के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस के लिए दिल्ली में सबके प्रिय नेता थे, सब उनको जानते थे। लेकिन भाजपा ने उस प्रयास को, उसको कहीं और एक नेक्स्ट लेवल तक भाजपा लेकर गई है। आज किरण रिजिजू की गिनती सबसे लोकप्रिय नेताओं में होती है। पूर्वोत्तर में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने हिमांता बिस्व शर्मा की खोज गुजरात और गोवा के चुनाव में होती है। ये लोकप्रियता है, ये पूर्वोत्तर का सम्मिलन है दिल्ली के साथ। तो क्षेत्रीयता के नाम पर वोट की राजनीति से मोदी की रणनीति और लोकप्रियता का मुकाबला करना मुश्किल है, अभी तक जो माहौल दिखाई देता है। अब देखते हैं आगे ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है, जो मंच पर एक साथ आता है, वो मैदान पर एक साथ उतरता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। सोमवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।